हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग का अध्ययन बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो हमारी परीक्षा बहुत दूर नहीं है, 14 दिसंबर को होने वाली है हमारी परीक्षा। आज है 2 दिसंबर। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको हम लेकर के आ रहे हैं। यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार आज हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि का परिचय। ब्राह्मी लिपि के परिचय में हम देखेंगे इकाई 9 में है सभ्यता की प्रगति के लेखन कला का अभूतपूर्व योगदान है। सभ्यता की प्रगति में लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मानव समाज को नई दिशा देने में लिपि का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के कारण मनुष्य के लिए यह संभव हो सका है कि वह अपने ज्ञान का सृजन, संरक्षण और संवर्धन करता है। यदि लिपि नहीं होती तो वह अपने ज्ञान को लिख नहीं पाता, सृजन नहीं कर पाता, ना ही उसे संरक्षित रख पाता। पहले के लोगों को जो ज्ञान था वह संरक्षित नहीं रख पाते, जिससे हम लोगों को ज्ञान हो पाता, ना ही आगे बढ़ पाता। सृजन, संरक्षण और संवर्धन करते रहे हैं इसी लिपि के कारण ही अपने अनुभव, विचारों और कल्पनाओं को मूर्त एवं स्थायी रूप दे सके हैं। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय अंग्रेजी अधिकारी जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो 1837 ईस्वी है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय किसको जाता है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा या फिर हमारे समक्ष किसने प्रस्तुत किया है। उसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दानम शब्द को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर लिखा गया था दानम, उस शब्द को पढ़ा तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला किसने तैयार की? जेम्स प्रिंसेप ने। भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं में ब्राह्मी के उद्भव का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को आविष्कृत किया गया मानते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान इसे भारतीय उत्पत्ति कहता है तो कोई विद्वान इसे विदेशी लिपि सिद्ध करने का प्रयास करता है। जो लोग जहाँ के हैं वहीं के जो सिद्ध करना चाहेंगे, भारत के लोग भारतीय सिद्ध करेंगे, विदेश के विदेशी सिद्ध करेंगे। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत अपने देश से ही उत्पन्न हुआ है, इसका सिद्धांत, इसका प्रमाण देते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि को भारतीय मूल की है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया है। विश्व की संपूर्ण लिपियों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लिपि का जो आविष्कर्ता है वह मिथक बनाकर किसी देवता के आधार पर जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय परंपरा में ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा ने ही इस लिपि की खोज की, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्रह्मा के आधार पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा है। बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर, जिसमें 64 लिपियों का वर्णन है, उसमें से प्रथम लिपि में ब्राह्मी का उल्लेख मिलता है। 64 में से जो पहले नंबर पर आता है उस ब्राह्मी लिपि का नाम आता है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ समवायांग सूत्र किस ग्रंथ का है? जैन ग्रंथ का। ललित विस्तर किस ग्रंथ का है? तो बौद्ध ग्रंथ का है। किस ग्रंथ में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का उल्लेख हुआ है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख पहले नंबर पर हुआ है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा किस नंबर पर हुआ है। समवायांग सूत्र में उल्लेख है कि आदिनाथ ने अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए लिपि का आविष्कार किया था। उनकी पुत्री का नाम बम्भी था और उसी के नाम के आधार पर ब्राह्मी का नामकरण हुआ। आदिनाथ ने अपनी पुत्री को पढ़ाना चाहा और लिपि का आविष्कार किया। उनकी पुत्री का नाम बम्भी था, बम्भी के नाम पर ब्राह्मी ऐसा नाम पड़ा। ये भारतीयों का कहना है।
इस लिपि के स्वदेशी होने के लिए लासेन और एडवर्थ थॉमस ने ब्राह्मी की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। ब्राह्मी की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को किसने दिया है? तो लासेन एवं एडवर्थ थॉमस ने। द्रविड़ प्रजाति आर्यों के भारत आक्रमण से पूर्व भारत में निवास करते थे और अच्छी स्थिति में थे। इस समृद्धावस्था के कारण अपनी सभ्यता के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने लिपि का आविष्कार किया। किंतु यह बात भी स्पष्ट नहीं होती क्योंकि भारतीय द्रविड़ जातियां दक्षिण भारत में निवास करती थी तथा आर्यों का मूल स्थान उत्तर भारत था तथा द्रविड़ की मूल भाषा तमिल थी। इसलिए यह तर्क करना स्पष्ट रूप से सही प्रतीत नहीं होता है। यह जो तर्क है लासेन एवं एडवर्थ थॉमस ने ब्राह्मी की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। यह तर्क जो बता रहे हैं कि वो बहुत ही समृद्ध थे, अपने लिए उन्होंने अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए इस लिपि का आविष्कार किया है। यह जो तर्क है यह सही प्रतीत नहीं होता है। भारतीय पुरातत्व के तत्कालीन महानिदेशक कनिंघम ने भी इस लिपि के बारे में अपनी राय दी है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालिक महानिदेशक थे कनिंघम। इन्होंने अपनी राय दी है कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव लिपि का प्रारंभिक स्वरूप चित्र लिपि से संभवतः हुआ होगा क्योंकि ब्राह्मी अक्षरों के प्रत्येक समूह का नाम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के नाम पर रखा गया है जो आरंभ में चित्र प्रतीक का चित्रण करते थे, किंतु वे इस बात का समर्थन करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का जन्म भारत में ही हुआ है। कनिंघम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस लिपि का जन्म भारत में ही हुआ, किंतु साथ ही वे यह भी स्वीकारते हैं कि भारतीयों ने लिपि की योजना मिस्रवासियों से अवश्य ली होगी। जॉन डाउसन ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि मानते हैं। कनिंघम भारतीय में उत्पन्न मानते हैं और जॉन डाउसन भारतीय लिपि ही मानते हैं। लासेन और एडवर्ड थॉमस ने इसकी उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। इस स्थान पर जॉन डाउसन ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि मानते हैं। इस स्थान पर वे अपना तर्क देते हैं कि इस लिपि की उत्पत्ति गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हुई होगी तथा इसी स्थान से इसका चहुमुख विकास हुआ है। यह लिपि विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण यह विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है। डॉक्टर जगमोहन वर्मा ब्राह्मी लिपि को वैदिक चित्र लिपि या उससे मिलती जुलती हुई सांकेतिक लिपि बताते हैं। सांकेतिक लिपि कौन बताता है? डॉक्टर जगमोहन वर्मा। अब ये था स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। अब आते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन कौन आया है? लासेन एडवर्ड थॉमस ने, इन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। कनिंघम आते हैं, ये बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को बहुत से विद्वानों ने विदेशी लिपि पर आधारित माना है। उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मी के विदेशी लिपि के समन्वय से उत्पन्न माना है। यूनानी उत्पत्ति, सेमेटिक मूल से उत्पत्ति और फोनेशियन मूल से उत्पत्ति, तीन सिद्धांतों के आधार पर इन्हें विदेशी मानते हैं। यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताते हैं? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति यूनान वर्णों से हुई है। मूलर और सेनार्ट प्रिंसेप और विल्सन ने अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मी को विदेशी लिपि स्वीकार करने पर तर्क दिया है। विदेशी लिपि स्वीकार करने का तर्क किसने किसने दिया है? मूलर, सेनार्ट और जेम्स प्रिंसेप तथा विल्सन, ये चार लोग हैं। मूलर, सेनार्ट, जेम्स प्रिंसेप और विल्सन, इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मी को विदेशी लिपि स्वीकार करने पर तर्क दिया है। इन विद्वानों द्वारा ऐसी संभावना व्यक्त की गई है भारत पर आक्रमण होने के पश्चात भारतीयों ने लिपि ज्ञान सीखा और यह लिपि ज्ञान यूनानियों से संबंधित था। यह तर्क पूरी तरह से कसौटी पर खरा नहीं उतरता है क्योंकि भारत तथा यूनान के संबंध सिकंदर के आक्रमण से पूर्व लिपि ज्ञान से परिचित थे। एक दूसरा तर्क कि
फोनेशियन व्यापारियों द्वारा यह लिपि भारत में आई, किंतु यह बात भी ज़्यादा प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि फोनेशियन लोग भारतीय मूल के ही थे। ऋग्वेद में उन्हें पड़ी अर्थात भारतीय आदिवासी कहा गया है, और ये व्यवहार करते हुए भूमध्य सागर के तट पर बस गए थे, और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी लिपि का विकास किया। उसके पश्चात जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो यूनानियों ने उन फोनेशियन लोगों से लिपि का ज्ञान लिया था, तथा उसके पश्चात यूनानियों ने भारतीय लोगों को लिपि ज्ञान सिखाया है। सेमेटिक मूल सिद्धांत क्या मानते हैं? सन 1806 में सर विलियम जोन्स ने ब्राह्मी की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक मूल से विकसित लिपि मानता है। ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक मूल से उत्पन्न कौन मानता है? विलियम जोन्स। किंतु सेमेटिक मूल को लेकर विद्वानों के विचारों में असमानताएं हैं। सेमेटिक मूल को निम्न भागों में विकसित किया गया है। उत्तरी सेमेटिक। इस मत को सर्वप्रथम व्यक्त करने का श्रेय मुख्यतः डॉक्टर वूलर को जाता है। वूलर महोदय ने आगे स्पष्टीकरण दिया है कि सीधे प्राचीन उत्तरी सेमेटिक वर्णों से, जिनका कोनेशिया से लेकर मेसोपोटामिया तक समान रूप दिखलाई देता है। यहाँ डॉक्टर वूलर का नाम याद रखेंगे, ये विदेशी स्वीकार करते हैं। पॉल गोल्ड स्मिथ का मत है कि ब्राह्मी लिपि फिनीशियन से निकली है। उनके अनुसार फिनीशियन से लंका लिपि के वर्ण निकले और उन्हीं वर्णों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। बर्नेल का मत है फिनीशियन से अरमाइक लिपि तथा इससे ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। दक्षिण सेमेटिक। टेलर, डिक और कैनन महोदय ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति दक्षिण सेमेटिक मूल से मानते हैं, किंतु भारत और भूमध्य सागर के मध्य में अरब सागर की स्थिति होने के कारण भारत और अरब के संबंधों को माना जाता है, किंतु भारत पर इस्लाम आक्रमण से पूर्व भारत अरब संबंधों की बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार यह मत भी उचित नहीं मालूम पड़ता है। फोनेशियन मूल से उत्पत्ति। ब्राह्मी लिपि तथा फोनेशियन वर्णों के कुछ एक वर्णों में साम्यता दृष्टव्य है, जैसे ट, थ, ठ, झ, क और ग वर्णों में थोड़ी साम्यता है, किंतु जिस समय भारत में ब्राह्मी लिपि उद्भूत हुई, उस समय हमें भारत और फिनीशिया के लोगों के संबंधों का साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। भाषा तथा लिपि के प्रसिद्ध विद्वानों की महत्वपूर्ण खोजें एवं अनवरत चलने वाले शोध से भी स्पष्ट नहीं हो पाया, किंतु यह बात स्पष्ट होती है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई तथा भारतीयों ने इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जन्म दिया। विश्व की सभी लिपियों के आविष्कार के पीछे कुछ मिथक जोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की गई थी, किंतु हम यह जानते हैं कि लिपि का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता रखता है। अपने विचारों तथा भावों को लिखित स्वरूप प्रदान करने में लिपि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संभवतः लिपि का आविष्कार अपने आप में महत्वपूर्ण था और कोई इसे नष्ट न कर दे या इसका विकास चरम सीमा पर हो, इसलिए इसके पीछे ब्रह्मा का मिथक जोड़ा गया हो। इस प्रकार हम अपनी कल्पना की समझ को थोड़ा बढ़ाकर सभी बातों को अपने तर्क की कसौटी पर रख कर उतारेंगे तो स्पष्टतया यह बात हमारे समक्ष उजागर होगी कि लिपि का संज्ञान भारतीयों को था और उन्होंने ही लिपि का आविष्कार किया। विदेशी लिपि से इसका संबंध जोड़ना प्रायः निरर्थक प्रतीत होता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ब्राह्मी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे कोई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। प्राचीन लिपि को उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेखों के रूप में अपने स्थानों पर मिलते हैं। नए अनुसंधानों के आधार पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेख भी मिले हैं। ब्राह्मी भी खरोष्टी की तरह ही पूरे एशिया में फैली हुई थी। अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धम्म लिपि का नाम दिया है। उसके लेखों में कहीं भी इस लिपि के लिए ब्राह्मी नाम नहीं मिलता, लेकिन बौद्धों, जैनों तथा ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि
इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि ही रहा होगा। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह बात आमतौर से पाई जाती है कि जिस किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कुछ अधिक प्राचीन या अज्ञेय हो, उसके निर्माता के रूप में बड़ी आसानी से ब्रह्मा को लिपि का जन्मदाता माना जाता रहा है, और इसीलिए हमारे देश की इस प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों के नाम दिए गए हैं। इनमें पहला नाम ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्ठी। इन 64 लिपि नामों में से अधिकांश नाम कल्पित जान पड़ते हैं। जैनों ने पर्णवड़ा सूत्र तथा सम्मायन सूत्र में 16 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहला नाम बम्भी ब्राह्मी का है। भगवती सूत्र में सर्वप्रथम बम्भी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके नमो बम्भी ये लिपि सूत्र का आरंभ किया गया है। 668 ईस्वी में लिखित एक चीनी बौद्ध विश्वकोश फासु लिन में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का उल्लेख है। चीनी बौद्ध विश्वकोश का नाम क्या है? फासु लिन, ये याद रखेंगे। इसमें लिखा है कि लेखन की कला का शोध दैवी शक्ति वाले 3 आचार्यों ने किया है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा, जिसकी लिपि बाईं से दाईं ओर को पढ़ी जाती है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ब्राह्मी लिपि किस ओर से किस ओर है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बा से ब्रह्मा, बा से बाईं ओर से शुरू होती है, जिसकी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को पढ़ी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर को। इससे यही जान पड़ता है कि ब्राह्मी भारत की सार्वदेशिक लिपि थी और उसका जन्म भारत में ही हुआ है, किंतु बहुत से विदेशी पुराविद मानते हैं कि किसी बाहरी वर्णमालात्मक लिपि के आधार पर ही ब्राह्मी वर्णमाला का निर्माण किया गया था। ब्यूलर जैसे प्रसिद्ध पुरालिपिविद मान्यता रही कि ब्राह्मी लिपि का निर्माण फिनीशियन लिपि के आधार पर हुआ। इसके लिए उन्होंने एरड़ के एक सिक्के को प्रमाण में भी दिया था। ब्यूलर महोदय का क्या कहना था कि इसकी उत्पत्ति फिनीशियन लिपि के आधार पर हुई है। एरड़ सागर जिला मध्य प्रदेश में से तांबे के कुछ सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक पर धम्मपालस शब्द के अक्षर दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे हुए मिलते हैं, किंतु सेमेटिक लिपियां भी दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। इसलिए ब्यूलर ने इसे अकेले सिक्के के आधार पर यह कल्पना करी भी कि आरब में ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक लिपियों की तरह दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। ओझा जी तथा अन्य अनेक पुराविदों ने ब्यूलर की इस मान्यता का तर्कयुक्त खंडन किया। उस समय ओझा जी ने लिखा था, किसी सिक्के पर लेख का उल्टा आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सिक्के पर उभरे हुए अक्षर सीधे आने के लिए सिक्के के ठप्पे पर अक्षर उल्टा खोदने की पड़ता है। अर्थात जो लिपियां बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी, उनके ठप्पों में सिक्के की इबारत की पंक्ति का आरंभ दाहिनी ओर से करके प्रत्येक अक्षर उल्टा खोदना पड़ता है। परंतु खोदने वाले इसमें चूक जाएं और ठप्पे पर बाईं ओर से खोदने लग जाएं, तो सिक्के पर सारा लेख उल्टा आ जाता है, जैसा कि एरड़ के सिक्के पर पाया जाता है। साथ ही ओझा जी ने लिखा था, अब तक कोई शिलालेख इस देश में ऐसा नहीं मिला है जिसमें ब्राह्मी लिपि फारसी की तरह उल्टी लिखी हुई मिली हो। बहुत से विद्वान मानते हैं कि किसी सेमेटिक वर्णमाला के आधार पर ही ब्राह्मी संकेतों का निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें भी मतभेद है। कुछ लोग उत्तरी सेमेटिक को ब्राह्मी का आधार मानते हैं, कुछ दक्षिणी सेमेटिक को और कुछ फिनीशियन तथा आर्मेई लिपि को। चूँकि आर्मेई लिपि का प्रचार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक था, इसलिए डिरिचेट का मत है कि आर्मेई के आधार पर ही ब्राह्मी का निर्माण हुआ। आज प्रायः सभी विद्वान यह बात स्वीकार करते हैं कि खरोष्ठी का निर्माण आर्मेई लिपि के आधार पर हुआ, किंतु यह बात संभव नहीं है कि ब्राह्मी लिपि भी आर्मेई के आधार पर बनाई गई हो। इसके बारे में ओझा जी ने लिखा है, ब्राह्मी लिपि के न तो अक्षर फिनीशियन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखने की प्रणाली किसी लिपि से बदलकर बनाई गई है। यह भारतवर्ष के आर्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है।
इसकी प्राचीनता और सर्वांग सुंदरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई है। पर इसमें संदेह नहीं है कि फिनीशियन से कुछ भी संबंध नहीं है। एडवर्ड टॉमस का भी यह मत है कि ब्राह्मी अक्षर भारतवासियों के ही बनाए हुए हैं और उनकी सरलता से उनके बनाने वालों की बड़ी बुद्धिमानी प्रकट होती है। कनिंघम भी मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि का निर्माण भारतवासियों ने किया है। आर शास्त्री ने यह सिद्ध किया करने का प्रयत्न किया था कि देवताओं की उपासना के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का उपयोग होता था उन्हीं से ब्राह्मी लिपि के अक्षरों का निर्माण हुआ है। लेकिन शास्त्री और वर्मा ये दोनों सिद्धांत किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही अधिक संभव जान पड़ता है कि सिंधु लिपि से ही ब्राह्मी का विकास हुआ। वस्तुतः सिंधु लिपि में ब्राह्मी लिपि के उपलब्ध लेखों में लगभग 1000 वर्षों का अंतर है। सिंधु लिपि के संकेतों में और ब्राह्मी लिपि के संकेतों में कुछ साम्य भी देखने को मिलता है। संभव है कि 1000 वर्ष पूर्व के आसपास सिंधु लिपि के आधार पर किसी प्राक ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया गया हो और आगे चलकर इसी का परिष्कार होने पर ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई हो। सिंधु लिपि का स्वरूप भी अक्षर मालात्मक प्रतीत होता है। उसमें भी मूलाक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं का रूप देखने को मिलता है, साथ ही संयुक्ताक्षर भी देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान यह भी आशा रखते हैं कि सिंधु लिपि में शायद आद्य संस्कृत भाषा की खोज हो जाए। जगमोहन वर्मा ने 1913 से 15 में सरस्वती पत्रिका में ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ लेख लिखे थे, जिनमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि वैदिक चित्रलिपि या उससे किसी सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी लिपि निकली है। अब यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का हम लोग सामान्य परिचय जान चुके हैं। कुछ प्रश्नों को आप याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसक ने। बर्नेल महोदय, एडवर्ड थॉमस, जो आचार्यों का नाम कुछ लोगों का नाम आया है उसे याद रखेंगे। उनका कहना क्या है, क्या मानते हैं, उसे याद रखेंगे। बस इतना ही, इतने में काम चल जाएगा। पूरी कक्षा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।